तो देखिए प्रश्नावली 17.1 के जो 1 से 5 तक सवाल हैं, ये आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि इन सवालों में आयताकार ठोसों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, जिसमें हमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आयतन का सूत्र होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं LBH। तो हमारे पास L भी दिया है, B भी दिया है, H भी दिया है, तो यहाँ पर हम तीनों का मान रखकर उनकी गुणा करा देंगे तो हमारा आयतन निकल आएगा। ठीक है, और फिर संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2AB + BC + CA, अथवा हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2LB + BH + LH। तो इन दोनों सूत्रों में से हम किसी भी एक सूत्र का उपयोग करके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 तक आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो हम छठे सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयताकार ठोस का आयतन दिया है जो कि है 6000 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर यह आयताकार कोई ठोस है, तो यह एक आयताकार ठोस है जिसका आधार हमारे पास यह है। ठीक है, जिस पर कि यह हमारा आयताकार ठोस टिका हुआ है। ठीक है, तो इसका आधार यह है और जिसका क्षेत्रफल हमारे पास 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई A, चौड़ाई B और ऊंचाई C है। ठीक है, तब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर हमारे पास जो आधार का क्षेत्रफल दिया है वह AB दिया है जो कि है 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना आयताकार ठोस की लंबाई, ठोस की लंबाई को हमने A मान लिया। ठीक है, और चौड़ाई को मान लें B और ऊंचाई को मान लें C। आप लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर ABC माना है। तो यहाँ पर लिखे तब आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो चूंकि यह आधार है मतलब यह आयत के रूप का है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई A है और चौड़ाई B है। ठीक है, तो हमें A और B की गुणा करानी होगी। तो यहाँ पर लिख दे आधार का क्षेत्रफल बराबर AB, और यहाँ पर हमारे पास आधार का क्षेत्रफल 600 दिया है, क्योंकि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया है और आधार का क्षेत्रफल जो आया है वह आया है AB। ठीक है, तो AB के बराबर हमारा यह मान आ जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस आयताकार ठोस का आयतन ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा आयताकार ठोस का आयतन। तो आयताकार ठोस का आयतन हमारे पास दिया है 6000, तो यहाँ पर लिख दें 6000 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब हम अगर सूत्र का प्रयोग करें तो आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर A है, चौड़ाई B है और ऊंचाई है C, मतलब ABC बराबर आ जाएगा 6000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AB का मान हमारे पास 600 है। ठीक है, तो इस AB की जगह पर हम 600 लिख सकते हैं और इधर लिख दें C बराबर 6000। अब चूंकि यह 600 गुणे में है इसलिए इधर जब आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 6000 बटा 600। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर के और नीचे के, और 6 अकम 6, 6.60। तो C का मान आ गया 10। ठीक है, और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी। सवाल ने हमसे आयताकार ठोस की ऊंचाई पूछी थी। ठीक है, जो कि हमने ऊंचाई को C माना था और C का मान आ गया है 10, और यहाँ पर लिख दें सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 7वां सवाल इसमें कह रहा है कि यदि एक आयताकार ठोस के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल ABC हैं और आयतन V है तो सिद्ध करो कि V² बराबर ABC। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ठोस आयताकार है,
तो यह एक ठोस आयताकार है जो कि घनाभ के रूप का है। तो यहाँ पर 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल A B C दिया है, ठीक है। मतलब पहले आसन्न फलक का क्षेत्रफल A है और दूसरे का B, तीसरे का C है और आयतन भी यहाँ पर V दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो आयतन का वर्ग है वह ABC के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस ठोस आयताकार का आयतन पता करें तो आयतन पता करने के लिए हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लंबाई इसकी A है, चौड़ाई B है और ऊंचाई C है। तो यहाँ पर यदि हम 3 आसन्न फलक लें तो हम जानते हैं कि घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 फलक लेने हैं जिनका हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है A B C। तो मान लेते हैं कि एक यह नीचे वाला फलक है और एक यह फलक है सामने वाला और एक यह फलक है पीछे वाला, ठीक है। तो इन तीनों फलकों का पहले हम क्षेत्रफल पता कर लें। तो यहाँ पर लिख लें, माना आयताकार ठोस की लंबाई A, चौड़ाई B तथा ऊंचाई C है। तो यहाँ पर लंबाई को A, चौड़ाई को B और ऊंचाई को C मान लिया गया है, ठीक है। तब इसका आयतन क्या हो जाएगा जो यह ठोस आयताकार है? तो यहाँ पर लिख दें, तब इसका आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास A है, चौड़ाई B है और ऊंचाई है C। तो इसका आयतन क्या आ गया? ABC। और सवाल में कह रहा है कि इसका जो आयतन है वह है V। तो इस आयतन की जगह पर हम लिख दें V, मतलब V बराबर आ गया ABC। तो इसे समीकरण 1 डाल दें। अब देखिए, 3 फलकों का जो क्षेत्रफल ABC दिया है वह हम ज्ञात कर लें। तो पहला हम यहाँ पर यह फलक ले रहे हैं जिसकी लंबाई है A और चौड़ाई है B। तो यहाँ पर लिखें, अब पहले फलक का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि फलक का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो यह फलक होता है यह होता है आयत के रूप का। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई A है और चौड़ाई B है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले फलक का जो क्षेत्रफल है वह लिख दें यहाँ पर A इंटू B। तो पहले फलक का क्षेत्रफल आ गया AB और यहाँ पर जो पहले फलक का क्षेत्रफल दिया है वह दिया है A, मतलब यह A के बराबर आ जाएगा AB, ठीक है। अब दूसरा फलक यहाँ पर हम यह ले लें जिसकी चौड़ाई है B और ऊंचाई है C। तो इसकी भी गुणा हो जाएगी तो यह हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिखें, दूसरे फलक का क्षेत्रफल बराबर, तो दूसरे फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिख दें BC, ठीक है। और दूसरे फलक का क्षेत्रफल यहाँ पर कैपिटल B दिया है तो यहाँ पर लिख दें कैपिटल B बराबर स्मॉल BC। अब लास्ट का जो हमारा तीसरा फलक है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो तीसरा फलक हम यहाँ पीछे वाला ले लें जिसकी ऊंचाई दी है C और जो यह चौड़ाई है यह है A, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा यह है, मतलब जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, ठीक है। तो इसके जब हम गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा CA, क्योंकि यह भुजा A के बराबर है, ठीक है। तो यह हो जाएगा CA। तो यहाँ पर लिख दें तथा तीसरे फलक का क्षेत्रफल। तो तीसरे फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा CA और तीसरे फलक का क्षेत्रफल यहाँ पर कैपिटल C दिया है तो यहाँ पर लिख दें कैपिटल C बराबर स्मॉल CA। अब चूंकि हमें सिद्ध करना है कि V स्क्वायर बराबर ABC, तो यह जो कैपिटल में ABC दिया है मतलब यह गुणे में है, तो इन तीनों ABC की हम गुणा करा लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, इसलिए कैपिटल ABC बराबर, मतलब तीनों की हमने जब गुणा करा दी तो अब तीनों के मान रख दें। तो यहाँ पर A का मान है AB तो यहाँ पर लिख दें AB, फिर गुणे, फिर B का मान है BC तो यहाँ पर BC लिख दें, फिर गुणे, फिर C का मान है CA तो यहाँ पर लिख दें CA। अब इन तीनों की जब हम गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर A है तो यह हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है तो यह हो जाएगा B स्क्वायर, क्योंकि इनकी हम गुणा करा रहे हैं, ठीक है। फिर C और C की जब गुणा होगी तो यह हो जाएगा C स्क्वायर। अब चाहें तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ABC का होल स्क्वायर, क्योंकि ABC की जो घात है सब पर 2 है तो हमने इसको एक ब्रैकेट में रखकर सबकी घात बाहर 2 चढ़ा दी, ठीक है। ऐसा तो लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर से यह जो घात 2 है यह फिर तीनों पर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में जो ABC का मान हमारे पास आया है वह आया है V।
तो क्या हम इस ABC की जगह पर V नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि ABC का मान है V, तो इस ABC की जगह पर हम लिख दें V, और ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दें, ठीक है। और इधर हमारे पास ABC चल रहा है तो वह ABC लिख दें। अब क्योंकि सिद्ध करने में हमें V स्क्वायर पहले लाना है और ABC बाद में लाना है, इसलिए इस V स्क्वायर को उठाकर इधर रख दें और इस ABC को उठाकर इधर रख दें, ठीक है। तो यह हो जाएगा V स्क्वायर बराबर ABC, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया प्रूव्ड। और देखिए, चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि ABC का मान हमने समीकरण 1 से ही यहाँ पर V रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो यह V आया है यह आया है समीकरण 1 से, और इसे ब्रैकेट में रख दें। तो अब इस 8वें सवाल में कह रहा है कि यदि एक आयताकार ठोस के एक कोने पर मिलने वाली 3 कोरों की लंबाइयां 3:4:5 के अनुपात में हैं और उसका संपूर्ण पृष्ठ 2350 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कोरों की लंबाइयां ज्ञात करो। तो देखिए, इस सवाल में जो आयताकार ठोस की लंबाइयों का अनुपात दिया है वह 3:4:5 दिया है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जब कभी भी किसी भी सवाल में लंबाइयों का अनुपात दिया हो तो जो भी अनुपात दिया हो उसमें हम x से गुणा कराकर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखें कि माना आयताकार ठोस की कोरे A बराबर 3x, इसे हम 3x, 4x और 5x मानेंगे, ठीक है। तो A बराबर 3x और B बराबर 4x और C बराबर 5x मान लें, ठीक है। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ जो यहाँ पर दिया है वह वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, मतलब जो कोरों की लंबाई होंगी वह सेंटीमीटर में होंगी, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं, मतलब तीनों कोरे हमारे पास हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र यहाँ पर लगा दें। तो लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास दिया है 2350। तो हम जानते हैं कि आयताकार ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है 2AB + BC + CA, ठीक है। यह तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, वह यहाँ पर लिख दिया गया संपूर्ण पृष्ठ के नीचे। और संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास है कितना? 2350। तो अब हम इसमें A, B, C के मान रख दें। तो उससे पहले जो यह 2 है, यह 2 चूंकि गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम A का मान रख दें। तो A का मान है 3x, तो यहाँ पर लिख दें 3x गुणा B का मान है 4x, तो 4x, फिर प्लस B का मान है 4x, तो 4x, फिर गुणे C का मान है 5x, तो यहाँ पर 5x, फिर प्लस C का मान है 5x, तो 5x, फिर गुणे A, और A का मान है 3x, तो यहाँ पर 3x, और बराबर इधर है हमारे पास 2350। और जो यह 2 गुणे में था, उठाकर जब हम इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनकी और इनकी पहले गुणा कराएंगे, तब इनको हम बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में इनके प्लस का चिन्ह भी है। तो 3 चक्कू हो जाएगा 12, और x की गुणा होगी तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 4 पंचे 20 x स्क्वायर, प्लस 5 तिया 15 x स्क्वायर, बराबर इसे हम 2 से भाग करा लें या काट लें। 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, 2 फत्ती 14, 2 पंचे 10, तो यह आ जाएगा 1175, ठीक है। अब देखिए, 12, 20 और 15 जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 7, 3, 1, 4, 47 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12, 20, 15 को जब जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, और साथ में x स्क्वायर है तो वह भी यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 1175। अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x का मान जब हमारे पास होगा तभी तो कोरों की लंबाइयां ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि जो कोर A है वह है 3x, B है 4x, C है 5x, तो इसमें हम x का मान रखेंगे तभी हमारे पास ABC का मान पता चल पाएगा। इसीलिए पहले हम x का मान ज्ञात कर लें। तो जो यह 47 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 1175 बटे में 47 आ जाएगा, ठीक है। अब 47 से
पहले इसे काट लें तो इसे भाग कराकर हम चेक कर सकते हैं कि कटेगी अथवा नहीं। ठीक है, तो चूंकि शेष आया 0, मतलब यह 47 से संख्या कट जाएगी। मतलब 47 कम 47 और 47 25 1175। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर बराबर 25। अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर इस स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो यह रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, मतलब x का मान आ गया 5। अब कोरों की लंबाइयां हम पता कर सकते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 मतलब 15, 4 पंचे 20, 5 पचे 25। ठीक है, तो लिख दे यहाँ पर, अतः a बराबर 3x है और x की जगह पर हम 5 रख दें तो 3 पचे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर b हमारे पास है 4x, तो हो जाएगा 4 गुणा 5 बराबर 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। और c का मान है 5x, तो यहाँ पर लिख दें तथा c बराबर 5x और x का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो कोरों की लंबाइयां हैं 15, 20 और 25 हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे तीनों हमारे आंसर। तो अब इस नवे सवाल में देखिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन 3 डेसीमीटर मोटे, 2 डेसीमीटर चौड़े और 18 डेसीमीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े में से काटे जा सकते हैं। तो जो हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, मान लेते हैं कि वह लकड़ी का टुकड़ा हमारा इस प्रकार का है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर मोटाई, चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, इसलिए जो हमारी लकड़ी होगी वह घनाभाकार की होगी। तो यह एक घनाभाकार लकड़ी है जिसकी लंबाई यहाँ पर 18 डेसीमीटर दिया है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है वह 18 डेसीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वह मान लेते हैं कि 2 है और जो इसकी मोटाई है वह मान लेते हैं कि 3 डेसीमीटर की है। ठीक है, तो यह तो हुआ लकड़ी का टुकड़ा। अब इसी लकड़ी के टुकड़े से हमें 3 सेंटीमीटर कोर के घन निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर कोर का घन जो है वह इस प्रकार से है। मतलब इस लकड़ी के टुकड़े से हमें इतने छोटे छोटे घन निकालने हैं। तो कितने घन इस लकड़ी से निकलेंगे 3 सेंटीमीटर के, वह चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो यहाँ पर इस लकड़ी की मापे दे रखी हैं वह डेसीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें डेसीमीटर। और जबकि यह घन है तो हम जानते हैं कि घन की तीनों कोरें बराबर होंगी, मतलब उसकी लंबाई भी 3 होगी, चौड़ाई भी 3 होगी और उसकी ऊंचाई या मोटाई भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। तो यह तो है 3 सेंटीमीटर का। लेकिन कोई भी सवाल करने से पहले हमें उनकी यूनिटियां बराबर करनी पड़ती हैं, मतलब एक ही इकाई हमें रखनी है। अगर डेसीमीटर रखना है तो सबको हमें डेसीमीटर बनाना होगा, अगर सेंटीमीटर रखना है तो सबको हमें सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ इस लकड़ी की जो मापे दे रखी हैं वह तीनों हमारे डेसीमीटर में है, जबकि यह जो घन है इसकी जो माप दी है वह सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर यहाँ पर 18 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जबकि सेंटीमीटर में सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर बना ले तो हमारी सारी मापें एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि इस लकड़ी से हम कितने टुकड़े बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो कुल आयतन है वह है 100। ठीक है, और इसका जो आयतन है वह मान लेते हैं कि 5 ही है। ठीक है, तो अगर हम 100 घन डेसीमीटर वाली लकड़ी से अगर हम 5 डेसीमीटर घन अगर निकालें तो देखिए इसको हम बटा कर देंगे। ठीक है, मतलब 100 बटा 5 कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 बिसवैयम 100, मतलब 20 घन बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम इस लकड़ी का आयतन पता कर लें और फिर इस घन का आयतन पता कर लें, फिर इसके आयतन को हम इसके आयतन से भाग करा देंगे। ठीक है, तो पहले हम दोनों का आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी के टुकड़े का आयतन। तो हम जानते हैं चूंकि यह लकड़ी घनाभाकार की है। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास है 18, चौड़ाई है 2 और मोटाई या ऊंचाई है 3। तो यहाँ पर हम गुणा करा देंगे इन तीनों की। ठीक है, तो यह आ जाएगा 18 दूना 36 और 36 तिया 108। तो 108 आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो इसे डेसीमीटर क्यूब लिख दें अथवा इसे हम घन डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यह तो आ गया लकड़ी के टुकड़े का आयतन, ठीक है। अब हम इस घन का आयतन निकाल लें। तो घन का आयतन निकालने से पहले हम इसकी भुजा को बदल लें डेसीमीटर में, क्योंकि इसकी भुजा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें घन की भुजा बराबर या घन की कोर बराबर, तो घन की कोर यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसे हमें डेसीमीटर बनाना है, तो हम जानते हैं कि जो 1 डेसीमीटर होता है वह 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 10 से भाग करा देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दें बराबर 3/10 और इधर लिख दें सेंटीमीटर की जगह पर डेसीमीटर। और यदि चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि जब 10 से हम 3 में भाग कराएंगे तो 0.3 आ जाएगा डेसीमीटर। अब हम इसका आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर लिखें इसलिए घन का आयतन बराबर, घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो भुजा हमारे पास यहाँ पर 0.3 डेसीमीटर है, तो हम 0.3 का होल क्यूब कर देंगे। तो जब हम 0.3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 3 बार गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। अब दशमलव हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 ही अंक आ रहे हैं। तो एक यहाँ पर हम 0 लगा दें और यहाँ पर दशमलव लगा दें, ठीक है। तो देखिए अब दशमलव के बाद 3 अंक हो गए और दशमलव से पहले हम 0 रख सकते हैं। तो यह आ गया 0.027 डेसीमीटर। अब हमने दोनों चीजों का आयतन पता कर लिया, लकड़ी के टुकड़े का भी आयतन पता चल गया और घन का भी आयतन पता चल गया। अब घनों की संख्या पता करने के लिए हमें इस लकड़ी के आयतन को इस घन के आयतन से भाग करा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें इसलिए घनों की संख्या बराबर, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी 108 और बटे में कितना आ जाएगा 0.027। तो यहाँ पर लिख दें 0.027। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, क्योंकि यह हमने आयतन निकाला है, ठीक है। तो आयतन का मान हमेशा क्यूब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें क्यूब अथवा लिख दें घन डेसीमीटर। और यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्री पृष्ठ पूछे तब हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, या क्षेत्रफल पूछे तब भी स्क्वायर लगाएंगे। तो बस अब इसे हल कर लें, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह डेसिमल जब कटेगा तो डेसिमल के बाद है 3 अंक, इसलिए ऊपर हम 3 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 27 से हम इसमें भाग करा लें तो यह 27 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो 27 अक्कम 27 और 27 चक्कू हो जाएगा, 27 चक्कू 108 हो जाएगा और 3 0 है तो 3 0 लिख दें, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4000, मतलब घनों की जो संख्या आएगी वह 4000 आएगी, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो 10वां सवाल है इसमें कह रहा है कि किस ठोस का आयतन अधिक है और कितना अधिक है। एक घन का जिसके प्रत्येक कोर 3.7 सेंटीमीटर है, मतलब एक कोई घन है और जिसकी जो कोर दी है वह 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। 3.7 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी प्रत्येक कोर। तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन कैसे निकालेंगे, 3.7 को हम 3 बार गुणा कराकर इसका आयतन पता कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह उस आयतनीय ठोस का जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर है। मतलब जो दूसरा आयतनीय ठोस है वह घनाभाकार के रूप का है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि वह इस प्रकार से है और जिसकी यहाँ पर लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है, ठीक है। तो लंबाई मतलब 4 गुणा 3.5 गुणा 2.3, इनकी फिर हम गुणा करा लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। यह बताने के लिए हम बड़े वाले आयतन में से छोटा वाला आयतन घटाकर बता सकते हैं कि इसका आयतन इतना अधिक है, ठीक है। तो यह 10वां सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं। अब 11वां सवाल देखिए, ठीक है। तो देखिए 11वें सवाल में कह रहा है कि 3.5 मीटर लंबी 2.5 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार में 20 सेंटीमीटर लंबी
10 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि बनी हुई दीवार के 10% भाग में चूना और मसाला है। तो यहाँ पर जो जो चीज दी हुई थी वह यहाँ पर हमने लिख ली है। दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई, दीवार की मोटाई, और यहाँ पर ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई, ईंट की मोटाई। तो मान लेते हैं कि कोई दीवार है, तो इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी हमें यह बताना है। तो मान लेते हैं यह एक ईंट है और यह ईंट एक यहाँ पर रख दी जाए, तो इस प्रकार से कितनी ईंटें रखे जाएं ताकि यह पूरा स्थान भर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि सवाल ने हमसे ये कहा है कि 10% चूना और मसाला भी लगाया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मसाला लगाया जा रहा है, फिर अगली बार में यहाँ पर ईंट लगाई जा रही है, फिर मसाला लगाया जा रहा है, फिर ईंट लगाई जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस जो आयतन होगा वह हमें 10% कम रखना है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 10% है उसमें सब चूना और मसाला भरा जा रहा है। ठीक है, तो ईंटों की संख्या पता करने के लिए पहले हमें इस दीवार का आयतन पता करना होगा, फिर इस ईंट का आयतन पता करना होगा। ठीक है, फिर दीवार के आयतन को हम ईंट के आयतन से भाग कराकर ईंटों की संख्या पता कर लेंगे। लेकिन दीवार का आयतन हमें 10% कम रखना है, मतलब 90% रखना है। ठीक है, मतलब 90% में दीवार की ईंटें लगेंगी और 10% में चूना लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लें और फिर इस एक ईंट का आयतन पता कर लें। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर कहीं पर मीटर है, कहीं पर सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सवाल में जो हमारी इकाई होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सब कहीं मीटर होना चाहिए, और यदि सेंटीमीटर है तो सब कहीं सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीटर है, मीटर है, मीटर है, और ये सब सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर से मीटर अथवा मीटर से सेंटीमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो यह जो 3.5 मीटर है, इसे अगर हम सेंटीमीटर बना लें तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 100 से इसकी गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा सीधे सीधे 350 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इस 2.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाएं तो यह आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसको ना चेंज करें, यह तो हमारे पास सेंटीमीटर बनाया है। अब दीवार का आयतन पता कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दीवार का आयतन बराबर, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि दीवार भी घनाभाकार के रूप की होती है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास है 350 सेंटीमीटर, 350 गुणे 250 और गुणा 60। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ रख दी गई। अब इसकी गुणा ना कराएं, बाद में कट पिट जाएगा कुछ ना कुछ, तो छोटी संख्या रह जाएंगी, बाद में गुणा करा लेंगे। तो इसको यूं ही छोड़ दें। अब देखिए, क्योंकि आयतन आया है और आयतन का जो मात्रक होता है वह भी लिख दें। तो आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन डेसीमीटर, जो भी हो। अब देखिए, यहीं पर हम चूना और मसाला भी कम कर लें। ठीक है, तो हम 10% इसमें से कम कर लें, तो दीवार हमारी जो रह जाएगी वह 90% रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें चूना और मसाला 10% कम करने पर। अब चूना और मसाला 10% कम करने पर दीवार का शेष आयतन, तो यहाँ पर लिख दें दीवार का शेष आयतन, जहाँ ईंटें लगनी हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इस आयतन का 90%। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 350 गुणे 250 और गुणा 60, और यहाँ पर हम 90% लिख दें। और 90% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यह 90% लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं यह 90% है, तो इस 90% को क्या करेंगे, इस जब परसेंट को हम हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारे पास 10% है, तो इस परसेंट को यदि हम हटाना चाहें, तो परसेंट नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज करें, इस परसेंट को हटा दें और नीचे हम डायरेक्ट 100 लिख दें इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 350 गुणा 250 और गुणा 6 गुणा 9 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यह वह आयतन बचा है जिसमें हमें ईंटें लगानी हैं। अब इसी को हमें एक ईंट के आयतन से भाग करा देना होगा। तो पहले अब हम एक ईंट का आयतन पता कर लें, तो यहाँ पर लिख दें तथा एक ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है और मोटाई 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें 20 गुणा 10 गुणा
7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आ गया ईंट का आयतन। अब हमें ईंटों की संख्या पता करनी है, तो यहाँ पर लिख दें अतः या इसलिए ईंटों की संख्या बराबर दीवार का शेष आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का शेष आयतन यह है 350 गुणा 250 गुणे 6 गुणे 9। अब इसके बटे में हम यह एक ईंट का आयतन रख दें। अब इसे काट पीट लें तो 0 से यह 0 कट जाएगा, इस 0 से यह 0 कट जाएगा। 7 अक्कम 7, 7 पचे 35, 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 5 गुणा 25 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है, अब इनकी हम गुणा करा लें तो यह आ जाएगा 25 पंचे 125 और 125 की गुणा 9 तिया 27 से करा लें तो यह आ जाएगा 3375। तो यहाँ पर लिख दें 3375 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार तालाब 26 मीटर लंबा है। यदि 2080 घन मीटर पानी निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तालाब की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यह एक तालाब है और जिसकी लंबाई है 26 मीटर। तो यह हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 26 मीटर। तो इस तालाब की जो लंबाई है वह है 26 मीटर और कह रहा है कि यदि इसमें से 2080 घन मीटर पानी निकाल लिया जाए तो जो सतह है वह 4 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2080 घन मीटर पानी निकालने पर जो पानी की सतह कम हुई है वह इतनी हुई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है 4 मीटर। मतलब हमारे पास आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है इस तालाब की। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह है 20 मीटर। तो यहाँ पर जो जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो यहाँ पर तालाब की जो लंबाई दी हुई है वह है 26 मीटर। तो लंबाई को हम L से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर L लिख सकते हैं, L बराबर 26 मीटर। और कम हुए पानी की सतह की जो ऊंचाई है वह है 4 मीटर और ऊंचाई को हम H से प्रदर्शित करते हैं। मतलब H हमारे पास है 4 मीटर। तो मान लेते हैं कि तालाब की जो चौड़ाई है वह है 20 मीटर बराबर 20 मीटर। तब पानी का आयतन बराबर, देखिए हमारे पास पानी का आयतन दिया है 2080 घन मीटर। तो घन मीटर को हम मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो यह आयताकार तालाब है मतलब घनाकार जो यह तालाब है इसमें से निकाले गए पानी का आयतन यदि हम पता करें तो हम यह सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या हम लिख सकते हैं LBH। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बराबर 2080। अब हमारे पास L का मान है 26 और गुणे B हमें ज्ञात करना है और H का मान है 4 बराबर 2080। ठीक है, अब चूंकि हमें B का मान ज्ञात करना है इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा 2080 और जो यह 26 है बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणे में इधर है और गुणे में 4 है तो यह भी बटे में ही आ जाएगा। अब इसे काट लें तो 4 अक्कम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 0 0। ठीक है, अब यह भी 26 से काट लें, 26 अक्कम 26, 26 दूनी 52 और 1 0। तो B का मान आ गया 20, वो भी मीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि एक हौज 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, उसमें 15 लीटर पानी आता है। यदि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है तो हौज की गहराई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यह एक हौज है और जिसकी लंबाई है 4 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर और फिर कह रहा है कि और 2.5 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई इसकी यह है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है 2.5 मीटर। और जो यह हौज है इस हौज में 15 लीटर पानी आता है। तो कह रहा है कि इस हौज की गहराई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, मतलब हमें h फाइंड करना है। तो देखिए क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई। ठीक है, यह होता है आयतन के बराबर। तो देखिए इस फार्मूले में चार चीजें हैं, एक है आयतन, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक है ऊंचाई। तो यहाँ से यदि कोई एक चीज मिस है तो हम उस मिस हुई चीज को ज्ञात कर सकते हैं यदि बाकियों के मान हमारे पास हैं तो यहाँ पर देखिए h मिस है, बट हमारे पास b भी है और l भी है और आयतन भी हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस हौज में 15 लीटर पानी आता है और यहाँ पर दिया है कि 1 लीटर जो पानी है वह 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आयतन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वह लिख लें। तो यहाँ पर हौज की जो लंबाई है वह दी हुई है जो कि है 4 मीटर और हौज की चौड़ाई भी दे रखा है जो कि है 2.5 मीटर और इसकी ऊंचाई फाइंड करना है, इसलिए माना कि हौज की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो अब हम पहले आयतन पता कर लें, फिर आयतन वाला सूत्र लगाकर h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन कैसे पता करेंगे, क्योंकि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखें चूंकि डेसीमीटर का क्यूब। ठीक, इस घन को हम क्यूब लिख सकते हैं। तो चूंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है तो 5 लीटर 5 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, 10 लीटर 10 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 15,000 लीटर हैं तो इसलिए 15,000 लीटर में कितने डेसीमीटर हो जाएंगे, 15,000 ही, क्योंकि 1 लीटर 1,000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, इसलिए 15,000 लीटर 15,000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारे पास यूनिटियां दी हुई हैं वह सब मीटर में है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है और ऊंचाई को भी हमने मीटर में ही माना है, इसलिए जो यहाँ पर यह आयतन आया है 15,000 डेसीमीटर क्यूब, इस डेसीमीटर क्यूब को भी हम मीटर ही बना लें। तो चूंकि 1 मीटर जो होता है वह 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाते हैं तो भाग कराते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो डेसीमीटर है यह छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, इसलिए हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे। कितने से भाग कराएंगे, 10 से भाग कराएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 15,000 और क्योंकि हमें भाग कराना है मतलब हमें 10 को नीचे लिखना है तो हम वहां ना लिखकर यहाँ लिखे दे रहे हैं 1/10। यह 10 जो है नीचे ही है 15,000 के। तो अब चूंकि हमने डेसीमीटर को बना लिया है मीटर तो अब यहाँ पर हम मीटर लिख दें और इसकी घात है 3 तो हम यहाँ पर घात 3 भी लगा दें। तो यह हो जाएगा 15,000 और गुणे जो यह क्यूब है यह 1/10 पर भी है और मीटर पर भी है। तो 1/10 का जब हम क्यूब करेंगे तो 10,100,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 नीचे हो जाएगा और जो यह मीटर है इसकी भी घात 3 हो जाएगी तो यह हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि यही हो जाएगा इस हौज का आयतन। देखिए लीटर से यदि हमें मीटर बनाना हो, ठीक है, तो हम जो यह प्रक्रिया किए हैं यह नहीं करते तब भी हम क्या करते, क्योंकि एक जो मीटर क्यूब होता है वह 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 15,000 लीटर है इसलिए जब हम इसमें 1000 से भाग कराते तब भी 15 ही आ जाता। ठीक है, बट सवाल में डेसीमीटर की बात की गई थी इसीलिए यहाँ पर डेसीमीटर का उपयोग करते हुए इसे हल किया गया है। अब चूंकि हमारे पास आयतन भी आ गया है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, इसलिए हम ऊंचाई पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें इसलिए हौज का आयतन बराबर, तो हौज का आयतन यही हो गया 15 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें बराबर 15। अब हम जब हौज के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर है 4 तो 4 गुणे चौड़ाई है 2.5 तो 2.5 और गुणे ऊंचाई को माना है h तो h और बराबर में 15। अब चूंकि हमें h चाहिए इसलिए h को इधर रखकर इस 4 और 2.5 को इधर ले आए। तो 4 और 2.5 चूंकि गुणे में है इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। तो डेसिमल जब यह कटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और 25 कम 25, 25 छक्का 150, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 तो यह आ जाएगा 3/2। तो यह आ गया h का मान जो कि है 3/2 और 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, मतलब h का मान आ गया 1.5 मीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर है गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया गया है। 2 छोटे घनों के किनारे 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हों
तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात करो। ठीक है, तो घन तो हम जानते ही हैं कि घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर किनारा का कोई एक घन है, तो इसी को मान लेते हैं कि यह घन है जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ 12-12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और फिर कह रहा है को गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया गया है। तो 2 छोटे घनों के किनारे दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह 8 सेंटीमीटर का घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब 8 है, और दूसरा घन है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात कीजिए। मतलब 2 छोटे घनों की माप तो दे रखी है, बट तीसरे छोटे घन की माप नहीं दे रखी है, जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी जो माप है वह x सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि इस घन को गलाकर ये 3 छोटे घन बनाए गए हैं, मतलब जो इस बड़े वाले घन का आयतन होगा वह इन 3 छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी को गलाकर तो ये 3 घन बनाए गए हैं। मतलब इस वाले घन का आयतन और इस वाले घन का आयतन और इस वाले घन का आयतन यदि हम जोड़ दें तो इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करें, इन तीनों घनों के आयतनों को हम जोड़कर इसके आयतन के बराबर कर दें। तो यहाँ हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि हम क्यों करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दें, चूंकि बड़े घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया है क्योंकि बड़े घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं, इसलिए 3 छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो यहाँ पर हम तीनों घनों का आयतन रख दें और साथ में जोड़ते भी रहें। ठीक है, तो देखिए, जब हम इस घन का आयतन निकालेंगे तो हम जानते हैं चूंकि यह घन है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 8, किनारा ही भुजा कहलाती है, तो 8 का क्यूब कर देंगे। अब इस घन का आयतन निकाल कर यहाँ पर जोड़ दें तो प्लस 6 क्यूब, फिर प्लस अब इसका आयतन हम इसमें जोड़ दें। तो चूंकि यहाँ पर जो भुजा है वह है x, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब और बराबर इधर जो बड़े घन का आयतन है वह हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, अब जब हम 8 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 अठाई 64 और 64 अट्ठी 512, तो यहाँ पर 512 प्लस 6 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 6 छाक 36 छक्का 216 और प्लस x क्यूब बराबर 12 को 3 बार गुणा कराएंगे 12 बरवैयम 144, 144 बरवैयम 1728, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1728। ठीक है, अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए x क्यूब इधर ही रखें बराबर 1728। अब जो यह 512 और 216 है इसको हम जोड़कर इधर ले आए, तो 512 में जब हम 216 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 728। ठीक है, तो इस 728 को इधर ले आए तो बन जाएगा माइनस का 728। अब 1728 में से 728 घटाएंगे तो बचेगा 1000 और इधर है x क्यूब, तो हमें सिर्फ चाहिए x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 1000 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब लगा दें, जब यह क्यूब उठकर इधर आएगा तो इधर घनमूल बन जाएगा। अब 1000 का जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 10, क्योंकि 1000 को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि है इस तीसरे घन की भुजा या किनारा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः तीसरे छोटे घन का किनारा बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि किसी आयतज का संपूर्ण पृष्ठ 214 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतज की कोरें ज्ञात करो। तो आयतज का मतलब आयताकार आकृति। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक आयतज है, मतलब आयताकार ठोस है। तो चूंकि हमें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता करना है, इसलिए माना कि लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। ठीक है, मतलब इस आयतज की जो लंबाई है वह L है सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वह B सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वह H सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से हमें एल, बी और एच फाइंड करना है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ जो है इस आयतज का वह है 214 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 214 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रख दें तो आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, तो यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए चाहे तो इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं तो यह बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच बराबर 214 बटा 2 कर सकते हैं। तो 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2, 0, 2 सत्ती 14, तो यह आ जाएगा 107 के बराबर। और इसे समीकरण डाल दें 1। और कह रहा है तथा आयतन 210 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखें तथा आयतन बराबर 210 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब हम आयतन का फार्मूला लगा लें तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 210। तो ये समीकरण हो गई हमारी 2। ठीक है, या यहाँ पर अब सेंटीमीटर क्यूब ना लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, कह रहा है कि और आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखें और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो यह हमारे पास आयताकार ठोस है, इस आयताकार ठोस में जो आधार है वह आधार यह है, क्योंकि जो वस्तु जिस चीज पर टिकी होती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो जो यह हमारा ठोस आयतज है यह इस वाले फलक पर टिका हुआ है, इसलिए जो हमारा आधार होगा वह यह होगा। तो चूंकि यह फलक एक आयताकार है, ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस फलक की जो लंबाई है वह है L और जो चौड़ाई है वह है B, मतलब यह आ जाएगा LB। तो हम इस आधार के क्षेत्रफल की जगह पर LB लिख सकते हैं, मतलब LB का मान है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह समीकरण हो जाएगी 3। तो सवाल में जितनी चीजें दी हुई थी वो तो यहाँ पर लिख ली गई हैं। अब हमें ज्ञात करना है इस आयतज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, जो कि ये हमारे पास 3 समीकरण बनी है, इन्हीं से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण 3 में जो LB का मान है वह है 42, तो हम इस समीकरण 2 में LB के जगह पर 42 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि LB का मान है 42, तो यहाँ से H का मान निकल आएगा। तो ऊंचाई तो हमें पता चल जाएगी, बाद में हम लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हटाकर यहीं पर ज्ञात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 3 से LB का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इस LB की जगह पर 42 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 42 गुणे H बराबर 210। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटे में आ जाएगा 42। अब इसे काट लें तो 42 अक्कम 42 और 42 पंचे 210, तो H का मान तो आ गया 5। अब पुनः समीकरण 1 में LB की जगह पर हम 42 रख सकते हैं और H की जगह पर जहां जहां यह H आया है उसकी जगह पर हम 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिख दें कि अब समीकरण 1 में L गुणे B और H का मान रखने पर, तो इस LB की जगह हमें रखना है 42, तो 42 फिर प्लस LH, तो H का मान हमारे पास है 5, तो L गुणे 5 फिर प्लस BH, तो B और गुणे H की जगह पर 5, जो कि बराबर है 107 के, तो बराबर में 107। अब इस 42 को हम इधर भेज दें और इन दोनों में देखिए 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा L प्लस B और इधर हो जाएगा 107 और यह
42 जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को भी उधर भेज दें तो इधर बचेगा L प्लस बी बराबर 107 में से 42 घटा लें तो यह आ जाएगा 65, और जो यहाँ पर 5 था यह 5 जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काट लें, 5 अक्कम 5 और 13 पचे 65, तो L प्लस बी का मान आ गया 13। अब यहाँ से यदि हम किसी एक चीज का मान ज्ञात करें, या तो L अथवा या तो B का, ठीक है, तो यहाँ से यदि हम L का मान ज्ञात करें तो L बराबर क्या हो जाएगा 13, और जो यहाँ प्लस का B है इधर आएगा तो माइनस का B हो जाएगा। तो इसे समीकरण डाल दें 4। अब इस L का मान हम समीकरण 3 में रख दें तो B का मान निकल आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिख दें कि L का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस L का जो यह मान है 13 माइनस B, तो जब हम इस L की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा 13 माइनस B, तो इसे ब्रैकेट में रख दें और गुणे में कर दें B, और बराबर में है 42। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा 13B और माइनस बी स्क्वायर, और इस 42 को इधर ले आए तो माइनस का 42 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो चूंकि अब यह द्विघात समीकरण बनेगी इसलिए इस माइनस बी स्क्वायर को शुरुआत पर रख दें और प्लस का 13B इधर कर दें और माइनस का 42 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ पर हल कर ले रहे हैं तो इसे हटा दें। अब देखिए, यदि शुरुआत पर यह माइनस नहीं रखना चाहते हैं तो हमें सारे चिन्ह बदलने होंगे। ठीक है, ये तो जानते ही हो। तो जो यहाँ माइनस का बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 13B और प्लस का हो जाएगा 42 बराबर 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने का क्या तरीका है कि हम 42 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो उन गुणनखंडों को जोड़े अथवा घटाएं तो 13 के बराबर आ सके। ठीक है, तो 42 का एक गुणनखंड होता है 7 गुणा 6, क्योंकि 7 छंग 42 और 7 में यदि हम 6 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 13। तो इस 13 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 7B और माइनस का 6B। ठीक है, 7B 6B 13B हो जाएगा और प्लस का 42 बराबर 0। अब जो हमारे पास ये 4 पद आए हैं, इन 4 पदों में 2-2 पद लेकर हम 2 जोड़े बना लेंगे। तो इस जोड़े में क्या कॉमन मिल रहा है, B, तो B तो अंदर क्या बचेगा B माइनस 7, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है माइनस का 6, तो हो जाएगा B माइनस प्लस माइनस 6 सत्ती 42 बराबर 0। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आए हैं उनको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे और जो इनके गुणांक आए हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे, तो B माइनस 6 यह दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से जब हम B माइनस 7 को 0 के बराबर लेंगे तो B का मान आ जाएगा 7, और फिर जब हम B माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे तो B का मान आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो B के मान आ गए 2, एक है 7 एक है 6, तो अब हमें इसमें से कोई एक ही मान रखना है। तो देखिए, क्योंकि यह चौड़ाई है और चौड़ाई हमेशा लंबाई से छोटी रहेगी, तो B का मान यदि हम इसमें समीकरण 4 में रखें तो L जो है यह लंबाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए अगर हम यहाँ पर B की जगह पर 7 रखेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 रह जाएगा। ठीक है, तो L का मान आ जाएगा 6 और B का मान हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पर लंबाई हमारी कम पड़ रही है और चौड़ाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो हम यह B का मान 7 नहीं रखेंगे तो B का मान हम 6 लेंगे। ठीक है, तो जब हम B की जगह 6 रखेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा, जो कि लंबाई हो जाएगी 7 और चौड़ाई हो जाएगी 6। ठीक है, तो हम इसमें से B का मान 6 लेंगे, तो यहाँ पर लिख दें अब B बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर, तो इस B की जगह पर जब हम 6 रखेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7, अतः L का मान आ गया 7 सेंटीमीटर और B का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और H का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें, अतः आयतज की लंबाई L बराबर आया है 7, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और B जो आई है वह आई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आई है 5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इस 17वें सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 724 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर है और एक ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि यह एक आयताकार ठोस है जिसकी लंबाई है L सेंटीमीटर और चौड़ाई है B सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है H सेंटीमीटर। तो हमें LBH का मान पता करना है, जैसे कि अभी 16वें सवाल में किया गया था। तो यहाँ पर जो जो हमने माना है पहले तो वह लिख लें कि माना। तो मान लिया कि आयताकार ठोस की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। तब इस आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 724 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 724 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब हम आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रखेंगे तो आयताकार संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, जो कि है बराबर 724 के। अब जब यहाँ से हम 2 को उधर भेजेंगे तब क्या हमारे पास बचेगा, LB प्लस BH प्लस LH बराबर यह 2 बटे में आ जाएगा, तो 724 बटा 2। अब इसे 2 से काट लें तो 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 362 के बराबर। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 1। अब फिर सवाल कह रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि इसका जो आधार है वह आधार यह वाला है, ठीक है, क्योंकि यह जो ठोस हमारा है यह इस पर ही टिका हुआ है। तो चूंकि जो यह आधार है यह एक फलक है जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। तो चूंकि यह फलक आयत के रूप का है इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है L और चौड़ाई है B, मतलब यह हो जाएगा L गुणे B। तो L गुणे B का मान है 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर 132 वर्ग सेंटीमीटर, और जिसे हम L गुणे B लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब LB बराबर आ गया 132। तो ये समीकरण हो गई 2। और कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा हुआ, ठीक है, मतलब जो ऊपर की ओर है। तो ऊर्ध्वाधर फलक तो यहाँ पर काफी है, एक यह भी है, एक यह सामने वाला है, एक यह है और एक यह पीछे वाला है, ठीक है। तो इसमें से हम इस वाले फलक को ले रहे हैं। तो चूंकि यह भी एक फलक आयत के रूप का है इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, B गुणे H। तो यहाँ पर लिखे और ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल। तो ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल है 110 वर्ग सेंटीमीटर, तो बराबर 110 वर्ग सेंटीमीटर, और जिसे हम B गुणे H लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें B गुणे H या BH बराबर 110। तो ये समीकरण हो जाएगी 3। अब हल करते हैं, तो इसे अब हटा दें यहाँ से। अब देखिए जो यहाँ पर LB और BH का मान आया है यह हम इस समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 में LB तथा BH का मान रखने पर, तो इस LB की जगह पर हम 132 रख दें, BH की जगह पर 110 रख दें, ठीक है, क्योंकि BH का मान 110 है, और प्लस LH, और यह बराबर है 362 के। अब यहाँ से LH बराबर क्या हो जाएगा, 362, और जो यह 132 और 110 है इसे जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसे जोड़कर इधर लाएंगे तो माइनस 132 में 110 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 242, ठीक है। तो जब हम 362 में से 242 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 120, मतलब LH का मान आ गया 120। या यहाँ से हम किसी एक चीज का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हम L का मान निकालना चाहें तो L बराबर हो जाएगा 120 बटा H, ठीक है, क्योंकि H गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इस L का मान हम समीकरण 2 में रख दें, क्योंकि समीकरण 2 में L है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख दें L का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो इस L की जगह पर 120 बटा H रख दें तो हो जाएगा 120 बटा H, और गुणे में है B तो B, और बराबर में है 132 तो यहाँ पर 132। अब यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा 132, और जो यह H है यह गुणे में आ जाएगा क्योंकि यह इधर बटे में है, और जो यह 120 है यह बटे में आ जाएगा क्योंकि ऊपर है गुणे में। अब इसे 12 से काट लें तो 12.120 और 12 कम 12 बचा 1 और फिर 12 कम 12, तो यह आ गया B बराबर 11 बटा 10 H। अब इसी से हम LBH का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस B का मान हम समीकरण 3 में रखकर H का मान ज्ञात कर लें, क्योंकि इस समीकरण 3 में B भी है और H भी है, जो कि यहाँ पर भी B और H है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दें समीकरण 3 से, या B का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, इस B की जगह पर हमें रखना है 11 बटा 10 H, ठीक है, और गुणे में H ऑलरेडी है तो गुणे H, और बराबर है 110, ठीक है। तो H और H की जब गुणा होगी तो यह तो हो जाएगा H स्क्वायर, और बराबर 110, और 10 जो यह बटे में है इधर गुणे में आ जाएगा, और जो यह 11 ऊपर है इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से 11 कम 11, 11 कम 11 1 0, मतलब H स्क्वायर का मान आ गया 10.100। तो खाली H बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर जब इधर आएगा तो 100 पर रूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमें 100 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो H का मान तो आ गया 10। अब H का मान हम समीकरण 3 में रखकर B का मान ज्ञात कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पर भी H है तो इस H की जगह पर हम 10 रखकर B का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 11। लेकिन यह समीकरण तो है नहीं, तो इसे कोई समीकरण मान लें, तो इसको समीकरण हम मान लेते हैं 4, ठीक है, क्योंकि 3 समीकरण तो ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि ना बनाना चाहें तो इसमें ही रखकर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हल हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो लिख दें कि समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, B बराबर 11 बटा 10 और इस H की जगह पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 10, अब 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 11, तो यहाँ पर लिख दें बराबर में 11। तो B का भी मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है L का मान। इस समीकरण 2 में भी L है, तो इस B का मान हम यहाँ रखकर L का मान पता कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से L गुणे B, और B का मान आया है 11, तो यहाँ पर 11 और बराबर में है 132। अब इसे हटा दें तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा 132 बटा 11, तो 11 से यह संख्या कट जाएगी तो इसे काट लें, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो L का मान आ गया 12। अतः आयताकार ठोस की जो लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वह है 11 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वह है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें, अतः लंबाई आई है 12 तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B का मान आया है 11 तो 11 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H का मान आया है 10 तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही हो जाएंगे हमारे आंसर। तो अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस मैदान में एक तालाब 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा खोदा गया है, और इससे निकाली गई मिट्टी को मैदान में बराबर कर एक सा फैला दिया गया है। बताओ कि मैदान की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यह एक मैदान है जिस मैदान की लंबाई है 250 मीटर और इसकी चौड़ाई है 60 मीटर। तो यह तो है मैदान। अब इसी मैदान में एक तालाब खोदा गया है जो कि 40 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 7 मीटर गहरा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक कोई तालाब खोद दिया है जो कि है 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा। मतलब इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को हमें पूरे मैदान में फैलाना है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि जब हम इस मैदान में मिट्टी फैलाएंगे तो मैदान का जो सतह होगा वह कितना ऊंचा उठ जाएगा, हमें वह पता करना है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि तालाब से निकाली गई मिट्टी हमें इतनी दूर में फैलानी है,
तो देखिए क्योंकि यहाँ पर तो गड्ढा खोद दिया गया है, ठीक है, तो जो हम इस गड्ढे से मिट्टी निकालेंगे वह हमें इस गड्ढे में तो डालना नहीं है, हमें सिर्फ इतनी ही दूर में फैलाना है उस मिट्टी को। तो जितनी दूर में हमें मिट्टी फैलानी है पहले हम उसका क्षेत्रफल पता कर लें। तो देखिए पहले तो हम पूरे का क्षेत्रफल पता कर लें। अब चूंकि हमें यहाँ पर जहाँ तालाब खोदा गया है यहाँ पर तो मिट्टी फैलानी नहीं है, इसलिए जो यह तालाब का क्षेत्रफल आएगा इसे हम माइनस कर देंगे पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से, ठीक है। तो पहले हम यही पता कर लें कि हमें कितनी दूर में मिट्टी फैलानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान का वह क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी फैलानी है। तो मैदान का वह क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी हमें फैलानी है बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। हम इस तालाब के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितनी दूर में मिट्टी फैलानी है। तो यहाँ पर लिखें माइनस तालाब का क्षेत्रफल। देखिए यह जो मैदान है क्योंकि आयताकार है इसलिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस मैदान की लंबाई है 250 और चौड़ाई है 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 250 गुणे 60 और माइनस करना है तालाब का क्षेत्रफल। तो तालाब का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करानी होगी। तो इसकी लंबाई है 40 और चौड़ाई है 25, तो गुणे 25, ठीक है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 25 छक्का 150 और 2 जीरो ये, ठीक है, और माइनस 25 चक्कू 100 और 1 यह जीरो। तो 15,000 में से जब 1,000 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 14,000। अब चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर मीटर दिया है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब हमें 14,000 मीटर स्क्वायर में मिट्टी फैलानी है। अब हम यह पता कर लें कि हमें मिट्टी फैलानी कितनी है। तो मिट्टी का आयतन पता करने के लिए हमें इस गड्ढे का आयतन पता करना होगा, क्योंकि इस तालाब से मिट्टी निकाल कर ही यहाँ फैलाई गई है, इसलिए जितना तालाब का आयतन होगा उतना ही मिट्टी का आयतन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब मिट्टी का आयतन बराबर, तो मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा तालाब के आयतन के बराबर। तो तालाब का आयतन कैसे पता करेंगे, क्योंकि तालाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसलिए हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 25 चक्कू 100, मतलब यह तो हो जाएगा 1000 और गुणे 7 करेंगे तो हो जाएगा 7000 मीटर क्यूब, मतलब हमें 7000 मीटर क्यूब इस मैदान में मिट्टी फैलानी है इस तालाब को छोड़कर। तो अब देखिए जब हम मिट्टी फैलाएंगे तो कुछ ना कुछ सतह ऊपर जरूर उठेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो सतह उठेगी वह उठेगी h मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो मान लिया गया है कि निकाली गई मिट्टी को खेत में फैलाने पर खेत का तल h मीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तब, तो देखिए जो यह मिट्टी निकली है इस तालाब से इसे हमें इतनी दूर में फैलाना है, तो मिट्टी का जो आयतन है वह बराबर होगा इस मैदान के आयतन के बराबर, ठीक है। तो मैदान का आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि मैदान का जो आयतन होगा वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और होना चाहिए ऊंचाई। तो ऊंचाई को यहाँ पर मान लिया गया है h, ठीक है, तो गुणे यहाँ पर हम h कर सकते हैं, और लंबाई गुणे चौड़ाई का मान हमारे पास है 14,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब 14,000 और गुणे में h कर देंगे, ठीक है, जो कि यह बराबर होगा किसके, इस तालाब से निकाली गई मिट्टी के आयतन के। तो मिट्टी का आयतन है हमारे पास 7000, तो बराबर में कर देंगे 7000। अब चूंकि हमें h का मान ज्ञात करना है इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 7000 और बटे में आ जाएगा यह 14,000। तो यहाँ से 3 जीरो ये और 3 जीरो ये कट जाएंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर बचेगा 1, मतलब यह आ जाएगा 1 और बटे में बचेगा 2, ठीक है। तो h का मान आ गया है 1/2 मीटर, अथवा हम इसे कह सकते हैं 0.5 मीटर, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।
और देखिए क्योंकि यहाँ से गड्ढे से मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, यहाँ पर गड्ढा है, हमें यहाँ पर मिट्टी नहीं फैलानी है। अगर यहाँ पर भी हम मिट्टी फैला दें तो मिट्टी तो गड्ढे में चली जाएगी। और यदि मान लेते हैं कि फैला भी हमने यहाँ पर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो यह तालाब का क्षेत्रफल आया है यहाँ हम नहीं घटाते, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते 7,000 और बटे में 15,000। तब यहाँ पर क्या हो जाता, 3 जीरो ये कट जाते, तब हमारे पास बचता 7/15, जो कि यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 19वें सवाल में कह रहा है कि एक समतल भूमि का टुकड़ा 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, उसे कितनी गहराई तक खोदा जाए कि खुदी मिट्टी से 25,000 घन मीटर का बांध बनाया जा सके, जबकि मिट्टी खुदने पर आयतन में 1/9 गुना बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं कि यह एक समतल भूमि का टुकड़ा है और जिसकी लंबाई है 100 मीटर, तो मान लेते हैं कि यह है 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और फिर कह रहा है कि 75 मीटर चौड़ा है, तो मान लेते हैं कि यह इसकी चौड़ाई है जो कि है 75 मीटर। अब कह रहा है कि उसे कितनी गहराई तक खोदा जाए और यही चीज हमें पता करना है, तो मान लेते हैं कि h मीटर गहराई तक खोदा जाए। तो अब हमें इसी h का मान पता करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भूमि को h मीटर गहराई तक खोदा जाए। तो जब हम इस मैदान के टुकड़े को h मीटर गहरा खोद देंगे तो इस भूमि की गहराई हो जाएगी और लंबाई है हमारे पास और चौड़ाई भी हमारे पास है। तो इससे जो मिट्टी निकलेगी उसका जो आयतन होगा वह इस भूमि के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें, तब भूमि के टुकड़े से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन बराबर समतल भूमि के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। तो लंबाई है 100 और गुणे चौड़ाई है 75 और गहराई या ऊंचाई है h, तो यह हो जाएगा 7500 h। तो चूंकि यह आयतन है जिसका मात्रक हम रखेंगे मीटर क्यूब। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि जबकि मिट्टी खुदने पर आयतन में 1/9 गुना बढ़ जाती है, तो अब हम इसका 1/9 गुना पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे इस आयतन को 1/9 गुना बढ़ाने पर। तो मान लेते हैं कि इस भूमि के टुकड़े का जो आयतन है वह 1800 है, ठीक है। यह भी ना माने 7500 या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1800 है। तो जो मिट्टी का आयतन होगा वह 1800 ना होकर कह रहा है कि मिट्टी का आयतन अब बढ़ जाता है 1/9 गुना, ठीक है। तो जब हम 1800 का 1/9 गुना करेंगे इस प्रकार, तो 9 कम 9 9 दूनी 18, मतलब यह हो जाएगा 200। तो 200 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 1800 इस भूमि के टुकड़े का और जबकि मिट्टी का आयतन 200 मीटर क्यूब और बढ़ गया, तो हम इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि मिट्टी का कुल आयतन कितना है। तो 1800 और 200 हो जाएगा कुल 2000, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर 7500 h मीटर क्यूब है, अब हमें इसका 1/9 गुना भी करना है। तो जो 1/9 गुना आएगा वह हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/9 गुना बढ़ाने पर कुल आयतन बराबर, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, 7500 h में हमें जोड़ना होगा 7500 h का 1/9 गुना। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 7500 h प्लस यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 तियाई 9 और 25 तिया 75, तो यह आ जाएगा 2500/3 और h भी। अब इसे जोड़ लें, चूंकि यह भिन्न है यह भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे 1 मानकर अब जोड़ लें तो 3 हो जाएगा एलसीएम। तो 75 के गुणा जब 3 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 225 और 2 0 और साथ में है h और प्लस यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी है इसलिए 2500 h। अब जब 22,500 h में हम 2500 h जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 25,000 h और बटे में है 3। तो यह चूंकि है आयतन इसलिए मात्रक इसका रहेगा मीटर क्यूब। अब देखिए क्योंकि हमें इसी मिट्टी से 25,000 घन मीटर का एक बांध बनाना है, ठीक है।
तो इस आयतन को हम इस आयतन के बराबर रख दें ताकि हम यह पता कर सकें कि इस समतल भूमि के टुकड़े को कितनी गहराई तक खोदा जाए। तो यहाँ पर लिख लें, अब इस आयतन को हम इस आयतन के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा 25,000 H और बटे में है 3 जो कि बराबर होगा बांध के आयतन के, और बांध का आयतन है 25,000 घन मीटर। ठीक है, अब चूंकि हमें H का मान ज्ञात करना है इसलिए H इधर रखें और इधर 25,000 तो है ही, और जब यह 3 उठकर इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा क्योंकि बटे में है, और 25,000 बटे में हो जाएगा क्योंकि ऊपर गुणे में है। ठीक है, तो यहाँ से 25,000 कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से, तो H का मान हमारे पास सिर्फ बचेगा 3, वो भी मीटर में। अतः हम जान चुके समतल मैदान के टुकड़े को हमें 3 मीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 20वें सवाल में कह रहा है कि उस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ 10.14 वर्ग मीटर है। चूंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो पहले लिख लें संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ है 10.14 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और जो कि है 10.14 के बराबर। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6, जो यहाँ गुणे में है इधर आएगा तो 10.14 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम यहाँ दशमलव काटेंगे तो चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 6 से यह कट जाएगी, 6 कम 6 2 जीरो, और यह भी 6 से कट जाएगी तो 6 कम 6 6 छा का 36 6 नाम 54, तो यह आ जाएगा 169 बटा 100। अब चूंकि हमें सिर्फ भुजा चाहिए इसलिए भुजा खाली बराबर क्या हो जाएगा, जो यह स्क्वायर है इधर आएगा तो 169 बटा 100 पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वर्गमूल हो जाएगा जब यह स्क्वायर इधर उठकर आएगा तो 169 का वर्गमूल होता है 13 और 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, तो यह हो जाएगा 13 बटे 10, मतलब जो भुजा हमारी आई है वह कितनी हो जाएगी, 13 को जब 10 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 1.3। तो कोर की जो लंबाई है वह है 1.3 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 21वें सवाल में हमें उस घन की भुजा ज्ञात करना है जिसका संपूर्ण पृष्ठ है 96 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 96 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर भी हम संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रख दें, 6 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर 96, तो खाली भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 96 बटा 6। ठीक है, जब यह 6 उठकर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 6 कम 6 और 16 छक्का 96, तो खाली भुजा बराबर क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल, जो कि 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो चूंकि यह भुजा है इसलिए इसका मात्रक मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।